गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत शैल बी और विल बी का प्रयोग सीखेंगे। शैल बी का प्रयोग और विल बी का प्रयोग किन कंडीशंस में होता है, इसका अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं, अर्थात इसकी पहचान हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में गागी गे दिया होता है। और इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें शैल या विल का प्रयोग किया गया होता है। तो आइए जानते हैं, शैल बी का हिंदी में अर्थ होता है होगा, होगी और होंगे। उसी प्रकार से विल बी का अर्थ होता है होगा और होंगे। अर्थात शैल बी और विल बी को हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन इसके कंडीशंस हैं। शैल बी और विल बी का प्रयोग भिन्न भिन्न कंडीशंस में होता है। आइए इसको समझते हैं। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, अर्थात सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जो उत्तर के रूप में होते हैं, सकारात्मक उत्तर के रूप में होते हैं, उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए समझते हैं कि कहाँ पर शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। तो नियम नंबर पहला देखते हैं। नियम नंबर 1 कहता है आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। याद रहेगा, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। ये शैल बी, और इसी आई और वी को हम लोग कौन से पर्सन के अंतर्गत रखते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। ये कहना उचित होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं प्रोनाउन? आई और वी। तो पहला नियम हमारा यही कहता है कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, दूसरा नियम कहता है ही, शी, इट, दे, यू तथा एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। याद रहेगा, ही, शी, इट, दे, यू तथा सभी एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके सेकेंड और थर्ड पर्सन में विल बी का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सदैव विल बी का प्रयोग होता है साधारण फ्यूचर टेंसेस में। चलिए, अब जानना आपके लिए आवश्यक है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन में यू आता है। तो यू के साथ भी हमें विल बी का प्रयोग करना है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन्स आते हैं। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन्स आते हैं। अर्थात सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है। तो हमने पढ़ा अभी तक आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम सफल होंगे। हम के लिए इंग्लिश में क्या होता है? वी। और अभी हमने पढ़ा था आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल बी, और सफल का क्या होता है? सक्सेसफुल। तो वी शैल बी सक्सेसफुल या वी शैल बी सक्सेस, ठीक है ना? वी शैल बी सक्सेसफुल, हम सफल होंगे। हम के लिए इंग्लिश में वी, और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो गागी गे लिखा हुआ है और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, इसलिए शैल बी हो गया। और फिर लास्ट में सफल का इंग्लिश में होता है सक्सेसफुल। तो पूरा मिलाकर के क्या हो जाएगा? हम सफल होंगे को ट्रांसलेशन क्या होगा? वी शैल बी सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं 3 दिनों के लिए अनुपस्थित रहूँगा। मैं 3 दिनों के लिए अनुपस्थित रहूँगा। गागी गे आ रहा है ना इसमें, तो हमने पहचान लिया कि इसको हमें फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करना है।
मैं को इंग्लिश में आई होता है। आई के साथ अभी हमने पढ़ा शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल, यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर चूंकि बी नहीं लगाएंगे। आई शैल रिमेन, रिमेन मीन्स एक प्रकार से रुके रहना, यहाँ पर बी के स्थान पर हमने रिमेन का प्रयोग कर दिया है। आई शैल रिमेन, या फिर आई शैल बी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई शैल बी absent फॉर 3 days या आई शैल रिमेन absent फॉर 3 days। अनुपस्थित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? absent। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए, तो फॉर 3 days। तो पूरा मिला करके हो जाएगा आई शैल रिमेन absent फॉर 3 days या आई शैल बी absent फॉर 3 days। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, फौज हमले के लिए तैयार होगी। गागी गे है, पास्ट टेंस में है। फौज, फौज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दी आर्मी। आर्मी, आर्मी मीन्स फौज। अब देखो आर्मी आ गया, हमने क्या पढ़ा था? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आर्मी आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा दी आर्मी विल बी। तैयार होना का क्या होता है? अलर्ट होना। किसके लिए? फॉर अटैक, फॉर दी अटैक, हमला। हमले की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटैक बोलते हैं। तो पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा? फौज हमले के लिए तैयार होगी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दी आर्मी विल बी अलर्ट फॉर द अटैक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल 4 नंबर है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन के लिए तैयार होंगे। होंगे पास्ट टेंस में है। डॉक्टर, डॉक्टर जो है डॉक्टर लिखा हो या डॉक्टर लोग लिखा हो तो इसका डॉक्टर्स हो जाएगा। डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर लोग मीन्स बहुत से डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स, ना कि डॉक्टर पीपल। डॉक्टर पीपल नहीं लिखना है, डॉक्टर ओनली डॉक्टर्स लिख देना है। ये डॉक्टर लोग को इंग्लिश में हो जाएगा दी डॉक्टर्स। अब देखो दी डॉक्टर्स के लिए भी हम लोग आई और वी तो है नहीं, हमने पढ़ा था आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हमको विल बी का प्रयोग करना है। दी डॉक्टर्स विल बी क्या होंगे? तैयार होना, रेडी। किसके लिए? फॉर दी ऑपरेशन। दी डॉक्टर्स विल बी रेडी फॉर द ऑपरेशन। आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पर तैयार के लिए अलर्ट हो गया है और यहाँ पर तैयार के लिए रेडी हो गया है। तो याद रखिएगा, ये फौज लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, डॉक्टर लोग रेडी रहते हैं। जो हालांकि नो प्रॉब्लम, अगर आप चाहें तो फौज के लिए भी रेडी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए अलर्ट रहेगा। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। वह एक सच्चा देशभक्त होगा। वह ही लिखा हुआ है तो ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन के लिए हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ा था आई और वी को छोड़ करके बाकी सब सब्जेक्ट के लिए हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वह एक सच्चा देशभक्त होगा। ही विल बी अब देखो सच्चा के लिए क्या होता है? ट्रू होता है। और देशभक्त के लिए इंग्लिश में क्या होता है? पैट्रियट। क्या? पैट्रियट। तो क्या हो जाएगा पूरा मिलाकर के? ही विल बी अ ट्रू पैट्रियट। वह एक सच्चा देशभक्त होगा। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, अगला नंबर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। वे हमारे आदरणीय सदस्य होंगे। वे, दे के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट होंगे आई और वी को छोड़ करके साथ बाकी सबके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा वे हमारे आदरणीय सदस्य होंगे। दे विल बी हमारे, अवर सम्माननीय या आदरणीय, ऑनरेबल सदस्य, मेंबर। तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा हिंदी का ट्रांसलेशन, जिसे वे हमारे आदरणीय सदस्य होंगे। दे विल बी अवर ऑनरेबल मेंबर्स। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको समझिएगा, 2-3 बार इसको समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग कुछ अब हम लोग इसी का निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें कुछ और नियम होते हैं। कहाँ पर शैल विल के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं या कहाँ नॉट लगाते हैं हम लोग जानेंगे।
तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस बी नंबर में है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जाना कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मक उत्तर प्राप्त होते हैं, निषेधात्मक उत्तर प्राप्त होते हैं, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, शैल और विल बी का प्रयोग कैसे करोगे नेगेटिव सेंटेंस में? तो नियम नंबर पहला है, हिंदी के वाक्यों में नहीं शब्द होने पर अंग्रेजी के वाक्यों में विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, हिंदी के वाक्यों में नहीं शब्द होने पर अंग्रेजी बनाते समय विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है, हिंदी के वाक्यों में कभी नहीं शब्द प्रयोग होने पर अंग्रेजी के वाक्यों में विल नेवर बी या शैल नेवर बी का प्रयोग करते हैं। विल नेवर बी या शैल नेवर बी का प्रयोग करते हैं। अगर नॉर्मल नहीं लिखा हुआ हिंदी वाक्य में तो हमें केवल विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग करना है। लेकिन अगर हिंदी वाक्यों में कभी नहीं लिख गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, तो हमको उसको विल नेवर बी या शैल नेवर बी का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आज आसमान साफ नहीं रहेगा। द स्काई विल नॉट बी क्लियर टुडे। आज आसमान साफ नहीं रहेगा। अब देखो, पहले सब्जेक्ट आएगा आसमान, द स्काई गागी गे है ना, तो विल, अब हमने कहा था ना कि विल नॉट बी और शैल नॉट बी। अब आपको बताना, ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे बार बार कि आई और वी के साथ शैल बी और बाकी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से आई और वी के साथ शैल नॉट बी, बाकी के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द स्काई लिख गया है, तो द स्काई के लिए हमेशा विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब साफ के लिए इंग्लिश में क्या होता है, साफ। और आज को इंग्लिश में क्या करेंगे, टुडे, टुडे चेंज कर देंगे। तो पूरा हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आज आसमान साफ नहीं होगा, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा द स्काई विल नॉट बी क्लियर टुडे। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, हम तुम्हारी धृष्टता पर खुश नहीं होंगे। हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। अब याद करिए, आई और वी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा शैल नॉट। अब बी या फील दोनों लगा सकते हैं। आई शैल नॉट बी हैप्पी एट योर रूडनेस, या फिर आई शैल नॉट फील हैप्पी। ठीक है ना, अब दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पर फील लग गया तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर अनुभव करने वाली बात हो रही है, खुशी का अनुभव करने वाली बात हो रही है, इसलिए बी के स्थान पर फील लगा दिया गया है। तो हो जाएगा वी शैल नॉट फील हैप्पी। हम शैल नॉट फील, बी के स्थान पर फील लगा दिए हैं, खुश, हैप्पी। तुम्हारी, योर, और दृष्टता का क्या होता है, ये दृष्टता मीन्स आपकी असभ्यता, रूडनेस। तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा, हम तुम्हारी दृष्टता पर खुश नहीं होंगे। वी शैल नॉट फील हैप्पी एट योर रूडनेस। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, मैं इस मामले में जरा भी लापरवाह नहीं रहूँगा। मैं, आई के साथ शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी। जरा भी क्या बोलते हैं, द लीस्ट। और लापरवाह को इंग्लिश में बोलते हैं केयरलेस। इस मामले में इन दिस मैटर। तो पूरा मिलाकर के, मैं इस मामले में जरा भी लापरवाह नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट बी द लीस्ट केयरलेस इन दिस मैटर। आई शैल नॉट बी द लीस्ट केयरलेस इन दिस मैटर। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देखिए, ये लोग अस्थिर बुद्धि वाले नहीं होंगे। ये लोग, दीज पीपल, ये लोग दीज पीपल के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। दीज पीपल विल नॉट बी। अब अस्थिर बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं फिकल माइंडेड। याद रखिएगा, फिकल माइंडेड मीन्स अस्थिर
बुद्धि वाले, तो पूरा मिलाकर के वे लोग, ये लोग अस्थिर बुद्धि वाले नहीं होंगे। These people will not be fickle minded। उसी प्रकार से 5th नंबर एग्जाम्पल है, तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं बनोगे। तुमको इंग्लिश में क्या होता है? यू। अब यू आ गया तो यू के साथ कभी नहीं लिखा हुआ है ना इसमें। कभी नहीं के लिए क्या लिखेंगे, मैंने बताया था रूल 2 में, विल नेवर बी। तो यू विल नेवर बी। और क्या नहीं बनोगे? एक भ्रष्ट नेता, करप्ट लीडर। भ्रष्ट को बोलते हैं इंग्लिश में करप्ट, लीडर मीन्स नेता। तो तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं बनोगे। यू विल नेवर बी अ करप्ट लीडर। यू विल नेवर बी अ करप्ट लीडर। ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको? चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं, और दूसरा प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हमें सेंटेंस में उत्तर देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई पूछ लेता है, क्या आप एक विद्यार्थी हो? तो आप बताओगे हाँ, या नहीं है तो बोलोगे नहीं। या कोई बोलते पापा घर पर हैं, आप बोलोगे हाँ या नहीं। दोनों में से कोई जवाब दोगे। अगर पापा जी घर पर हैं तो बोलोगे यस, और नहीं है तो बोलोगे नो। लेकिन अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तब आपको यस या नो से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको उत्तर देना होगा, सेंटेंस बना करके आंसर देना होगा कि माय नेम इज़ प्रदीप कुशवाहा, माय नेम इज़ कृष्ण कुमार, माय नेम इज़ ... इस प्रकार से आपको जवाब देना होगा। तो चलिए इसके भी कुछ नियम के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका पहला नियम है ट्रांसलेशन करने का। हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले लिखा हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले विल या शैल लिखा जाएगा। याद रहेगा, अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और हिंदी में पहले क्या शब्द लिखा हुआ है तो उसका अनुवाद करते समय सबसे पहले हमको शैल या विल का प्रयोग करना है। इसके बाद हमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर बी लिख देना है। याद रहेगा, पहले हमें क्या की इंग्लिश क्या लिखना है? विल या शैल लिखना है। जो भी भाव के अनुसार, जैसे आई और वी है तो शैल लगा देंगे, और कुछ और दूसरा है तो विल लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या लगाना होगा? शैल या विल के बाद हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। फिर इसके बाद क्या लगाना होगा? बी लगाना होगा। फिर इसके बाद हमें मेन वर्ब और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है उसको लगाना होगा। तो चलिए समझते हैं। समझ रहे हैं ना इसको? जब हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले लिखा हो तो उसको अंग्रेजी बनाते समय शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट या कर्ता का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2 देख लेते हैं। हिंदी के वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर हिंदी के वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जब बनाएंगे, सेंटेंस की अंग्रेजी बनाएंगे, तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कब के लिए इंग्लिश में क्या होता है? तो इस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे? व्हेन। देखिए व्हेन से शुरुआत की गई है, लेकिन जो पहला नियम था क्या बोल रहा था? जब वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए। देखो यहाँ पर क्या शब्द पहले आ रहा है। जब क्या शब्द पहले आएगा तो शैल या विल को सेंटेंस के प्रारंभ में लिखते हैं। देखिए आपने सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा हुआ है ना इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपने, फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा है? बी का प्रयोग किया है ना? समझ रहे हैं ना? तो नियम नंबर 2 क्या बोलता है? प्रश्नवाचक शब्द अगर हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में दिया हो तो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्नवाचक वाक्य यदि साथ में नकारात्मक भी हैं तब कर्ता के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। कैसे? समझिएगा।
जब निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य दिया होता है तब कर्ता के बाद, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, इसके बाद था ना, ये सब्जेक्ट हमारा था ना, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना। अगर नहीं है तो नॉट का लगाएंगे, और अगर कभी नहीं लिखा हुआ है तो नेवर का प्रयोग कर देंगे। तो इन नॉट और नेवर का प्रयोग आप लोग अभी पिछले टॉपिक पे समझ लिए थे, फिर जहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे। देखो यहाँ पर क्या से शुरुआत हो रहा है, क्या से शुरुआत होगा तो पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने विल का प्रयोग कर दिया। विल के बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है व्यापारी लोग। व्यापारी लोग का क्या होता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मीन्स एक व्यापारी, यहाँ पर MAN लिखा होता तो एक व्यापारी, और बिजनेसमैन मीन्स बहुत से व्यापारी, बहुवचन हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी लोग लिखा हुआ है। बिजनेसमैन पीपल नहीं लिखना है, ओनली बिजनेसमैन लिख देना है, तो व्यापारी लोग पूरा मान लिया जाता है। तो विल द बिजनेसमैन, फिर इसके बाद किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग, बी का प्रयोग करना है। हमने यहाँ पर बी लिख दिया तो जाएगा विल द बिजनेसमैन बी। अब क्या हो जाएगा, हड़ताल पर। हड़ताल पर का क्या होता है, ऑन स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक मीन्स हड़ताल। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा जैसे हिंदी में है, क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा विल द बिजनेसमैन बी ऑन स्ट्राइक। उसी प्रकार से सेकंड नंबर देखिए, क्या उसके हमारे साथ अच्छे संबंध होंगे। क्या उसके हमारे साथ अच्छे संबंध होंगे। यहाँ पर देखिए क्या शब्द पहले आ गया है। जब क्या शब्द पहले आ जाएगा तो हमको विल या शैल को पहले रखना है। अब देखिए हमको सब्जेक्ट खोज लेना है। सब्जेक्ट हमारा है उसके, है ना, ही मीन्स वह या उसके होता है, तो ही के साथ विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने विल लगा दिया, तो जाएगा विल ही, फिर क्या विल ही सब्जेक्ट, इसके बाद फिर बी, तो जाएगा विल ही बी। अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध होंगे। विल ही बी ऑन गुड टर्म्स। अच्छे संबंध का क्या होता है, अच्छे संबंध का इंग्लिश में होता है ऑन गुड टर्म्स। किसके साथ, हमारे साथ, और हमारे साथ का इंग्लिश में होता है विथ अस। तो पूरा मिला करके हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन, क्या उसके हमारे साथ अच्छे संबंध होंगे। विल ही बी ऑन गुड टर्म्स विथ अस। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है थर्ड नंबर, अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा। अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा। देखो यहाँ पर कब अर्थात प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। और कब की इंग्लिश में क्या होता है, कब को इंग्लिश में व्हेन कहते हैं, WHEN, व्हेन। तो यहाँ पर व्हेन हो गया। फिर व्हेन के बाद हमारा शैल या विल आएगा, किसके आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर। अफगानिस्तान है तो आई और वी तो है नहीं, आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। अफगानिस्तान नाउन है तो यहाँ पर हम लोग उसको विल, तो क्या हो जाएगा पूरा व्हेन विल अफगानिस्तान, व्हेन विल अफगानिस्तान, इसके बाद बी लगा देंगे, व्हेन विल अफगानिस्तान बी एक शांतिपूर्ण देश, पीसफुल। शांतिपूर्ण का क्या होता है, पीसफुल, और देश का क्या होता है, कंट्री। तो पूरा मिला करके हो जाएगा व्हेन विल अफगानिस्तान बी अ पीसफुल कंट्री। व्हेन विल अफगानिस्तान बी अ पीसफुल कंट्री। अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी। इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं, क्या होगी। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो क्या के लिए क्या होता है, वाट। तो वाट,
फिर इसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे। आपकी स्थिति, आपकी का क्या होता है, योर, स्थिति का पोजीशन, कहाँ पर, इस चुनाव में। इस चुनाव क्या होता है, इन दिस इलेक्शन। तो व्हाट विल बी योर पोजीशन इन दिस इलेक्शन, व्हाट विल बी योर पोजीशन इन दिस इलेक्शन। ठीक है ना, इसको समझ रहे हैं आप लोग। चलिए 5 नंबर देखते हैं। अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, कौन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु बोलेंगे। तो हु के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, हु के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे तो जाएगा हु विल बी द अगला नेक्स्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो पूरा मिलाकर के अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो हो जाएगा हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है 6 नंबर। क्या इस विवाद में आप हमारे साथ नहीं होंगे, क्या इस विवाद में आप हमारे साथ नहीं होंगे। देखो क्या पहले आ गया, जब क्या पहले आ जाएगा तो हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब विल, यू, यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो विल का प्रयोग कर लिया हमने, विल यू। अब देखिए हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू के बाद हमको नॉट या नेवर का प्रयोग करना है। क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। अगर यहाँ कभी नहीं लिखा होता तो हम लोग यहाँ पर नेवर का प्रयोग करते। ठीक है ना, तो हो जाएगा विल यू नॉट बी हमारे साथ, विथ अस इस विवाद में, इन दिस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स विवाद या बहस, डिस्प्यूट। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा क्या इस विवाद में आप हमारे साथ नहीं होंगे, विल यू नॉट बी विथ अस इन दिस डिस्प्यूट, विल यू नॉट बी विथ अस इन दिस डिस्प्यूट। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके, इसको आपको ध्यान से समझना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, 2 or 3 टाइम्स आपको वीडियो फिर से रिवाइज करना है, जहाँ पर समझ में नहीं आया पॉज करना है, उसको बार बार समझना है। एंड आई होप कि आई हो एक्सप्लेन इट इन ईजी लैंग्वेज, आपको समझ में आना चाहिए। और आगे की वीडियो के लिए थोड़ा वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।